आज हमने बात करनी है दुबई सिक्योरिटी गार्ड की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में। जब आप सीरा सेंटर में जाएंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह की होएगी, आपको किन किन सवालों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की आपकी क्लास होएगी, किस तरह का आपका टेस्ट होएगा, ओरल टेस्ट किस तरह का, रिटर्न टेस्ट किस तरह का है, आपकी फिटनेस किस तरह की, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से मेन जो टॉपिक हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा आज। और उसके बाद आज बात करेंगे कि आप किस तरह वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो भी कंपनी चूज़ करते हो, जब उसमें आप आ जाते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है उस कंपनी को छोड़ना। एक बात तो ये, अगर आप छोड़ने का इरादा रखते भी हो या छोड़ते भी हो तो कंपनी के पास क्या राइट है आपको 1 साल का बैन कैसे लगा सकती है। ये गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक है, इसके आप खिलाफ नहीं कुछ कर सकते, एक्शन कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि जब कंपनी आपको अपना वीज़ा देती है तो उसके पास राइट है कि फिर आप उसके साथ 2 साल काम करो। अगर आप 2 साल एग्रीमेंट पूरा नहीं करते 2 साल का, तो फिर कंपनी के पास राइट होता है कि आपको 1 साल का बैन लगा के वापस अपने घर भेज सकती है। तो बेहतर यह है कि जब कोई भी कंपनी आप चूज़ करते हो जिसमें आप आना चाहते हो दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के ऊपर, तो आपको चाहिए कि पहले उस कंपनी की जो जांच पड़ताल करें, उसको वेरीफाई करें। चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे आप जिस एजेंट से वीज़ा ले रहे हैं उससे करें, या आप किसी दोस्त से जो दुबई में रह रहा है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, या उस कंपनी में जहाँ काम कर रहा है जिस कंपनी का आपको ऑफर मिली है वीज़े के बारे में, तो आपका काम है कि ये चीज़ें वेरीफाई करना। तो लास्ट वीडियो में एक पॉइंट भूल गया था जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप किस तरह वीज़ा ले सकते हैं, क्योंकि एक ये जो बात है ना वीज़े वाली, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आप किस तरह एक अच्छी कंपनी का वीज़ा ले सकते हैं और आपको कहाँ से वीज़ा मिल सकता है। तो मैंने अपनी एक वीडियो में लास्ट में बताया था, तो शायद वो आप लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि 2-3 महीने पहले मैंने वो अपलोड की थी। तो फिर भी आपको बता देता हूँ, रिमाइंड करा देता हूँ। जब आप भी किसी कंपनी वीज़ा लेते हो, चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से, बांग्लादेश से, वाट एवर किसी भी कंट्री से हो, अगर आप दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के ऊपर आना चाहते हो, या शारजा में, अबू धाबी में, तो आपको किस तरह वीज़ा मिल सकता है। क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम लोग विजिट वीज़े पे चले जाएं, आज़ाद वीज़े पे चले जाएं, सिक्योरिटी गार्ड का वीज़ा किस तरह मिलेगा और इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितनी आपको पे मिलेगी और उसके बाद वीज़ा कितने का मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उन लोगों के लिए जो लोग अभी इरादा रखते हैं दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के ऊपर आने के लिए। तो दो ही रास्ते हैं, एक ऑनलाइन आप खुद इस कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हो, उसको जिस कंपनी में भी आप आना चाहते हो। हाँ, ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह देख सकते हो कि कौन सी जो कंपनी बेस्ट है जो दुबई में काम कर रही है सिक्योरिटी जॉब की। तो आप लोगों को चाहिए कि आप इंटरनेट में जाओ, जो बेस्ट कंपनी है मैं भी आपको उनका बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो बेस्ट कंपनी है इस टाइम दुबई में, वो है जी ग्रुप 4। ग्रुप 4 सबसे अच्छी सर्विस दे रही है अपने एम्प्लॉय को, और उसके बाद उनकी पे भी अच्छी दे रही है, उनको अच्छी फैसिलिटी भी दे रही है, उनकी सैलरी भी टाइम टू टाइम है। उसके बाद ट्रांसकार्ड का आपने नाम सुना ही होगा, अगर आपने नहीं सुना तो आप गूगल में जाके उनकी जो है ना वो तफसील देख सकते हैं। ट्रांसगार्ड इंटरनेशनल कंपनी है, सब लोग जानते हैं जो भी सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में काम कर रहे हैं, या वो लोग जो भी कुछ इंफॉर्मेशन रखते हैं दुबई सिक्योरिटी की जॉब के मतलब। तो जानी पहचानी कंपनी है ट्रांसगार्ड, इसको तो हर बंदा जानता है जो दुबई में रह रहा है या यूएई में, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है। ये एयरपोर्ट्स में या मॉल्स में या क्लब में, इनके पास तीनों कैटेगरी की सिक्योरिटी है, क्लब की भी है, इवेंट्स की भी है, और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की भी है। हालांकि ये लोग अभी तो अपना कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट है, इन लोगों ने थोड़ा सा किया हुआ है, उसके बाद क्लीनिंग भी दे रहे हैं। मसलन इंटरनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज को बोला जाता है। तो इसके बाद तो आपको कुछ शक नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं जी, जो थर्ड नंबर कंपनी है वो है अरकान। अरकान भी एक जानी पहचानी कंपनी है, ये भी अच्छी सर्विस देती है। तो इसके बाद भी इसके मतलब भी आप जांच पड़ताल कर सकते हैं, इसमें भी आप आ सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आता है जी वर्ल्ड सिक्योरिटी। वर्ल्ड सिक्योरिटी भी अच्छी कंपनी है, इनके पास वैकेंसी आती रहती हैं। मसलन ये जो ट्रांसगार्ड है, ग्रुप 4 है, अरकान है, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, ये जो 4 कंपनियां इस टाइम दुबई में काम कर रही हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के मतलब, या सिक्योरिटी गार्ड की, या इवेंट सिक्योरिटी की, या
उसके बाद क्लब सिक्योरिटी, आई थिंक ये जो ग्रुप 4 है वो नहीं कर रही वर्ल्ड उसमें क्लब में, बाकी तो तीनों कंपनियां तीनों कैटेगरी की जो जॉब है वो कर रही हैं। तो आप इन तीनों कंपनियों में से किसी एक को भी चूज कर सकते हो। हाँ, हालांकि बहुत सी और भी छोटी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, इनसे अच्छी पे दे रही हैं, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, इनकी जो फैसिलिटी देने की जो इनका जो प्रोसीजर है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अगर आप इनके साथ काम करते हो 1 से या 2 साल, तो उसके बाद आप कैंसिल भी करते हो, छोड़ते भी इस कंपनी को, तो नेक्स्ट किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको दुश्वारी नहीं होगी बताने के लिए कि मैंने कौन सी कंपनी पहले काम किया, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी है, हर बंदा जो सिक्योरिटी फील्ड वाला है वो इनको जानता है। तो इन कंपनियों को अगर आपने वेरीफाई करना है, चेक करना, तो आपके पास बेस्ट यही है कि आप इंटरनेट से चेक कर सकते हो। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप खुद भी ऑनलाइन जाके इन तीनों चारों कंपनियों का पता लगा सकते हो। तो आप इनके इनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपको ऑनलाइन आपका इंटरव्यू भी लेंगे। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू आपका नहीं लेते तो आपको पाकिस्तान के बारे में बता सकता हूँ। इस्लामाबाद में जो एजेंसी हैं, जो एजेंट लोग हैं वो भर्ती करते हैं इनकी, वहाँ से बंदे आते हैं। तो वहाँ आप एजेंटों से रब्ता करके भी इनकी इनकी जो जॉब है वो ले सकते हैं। तो ये तरीका एक ऑनलाइन है, दूसरा है एजेंट वाला। तो अगर आपको ये एजेंट वाला रास्ता नहीं मिलता तो ट्रांसकार्ड कंपनी तो ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले रही है, अभी भी ले रही है, ग्रुप 4 भी ले रही है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये तरीका है जॉब लेने का। तो जो दूसरा तरीका है इधर आने का, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, वो फिर भी आपको बता देता हूँ। ये कंपनियाँ सर्विस देती हैं, आपको एयरपोर्ट से पिक करती हैं, फिर अकोमोडेशन में लेके आती हैं, फिर जब आप आते हो, जैसे ही आप अकोमोडेशन पहुंचते हो तो आपकी सैलरी जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। तो उसके बाद ये लोग आपका सीरा अप्लाई करते हैं। ये पूरी जो फैसिलिटी है वो कंपनी देती है। सीरा की जो फीस है, सीरा के जो डॉक्यूमेंट हैं, वो सब कुछ यही जो कंपनियां वही प्रोवाइड करती हैं। उसी पैकेज में जो आप लोग इनसे लेके आते हो अपनी कंट्री से, अगर तो यहाँ पे आप वीज़ा लेते हो तो यहाँ पे आपको वीज़ा फ्री मिलेगा। अगर आप अपनी कंट्री से लेके आते हो तो साफ ज़ाहिर है जो एजेंट आपको वीज़ा देगा वो आपसे पैसे लेगा। ये एजेंट के ऊपर डिपेंड है वो कितने पैसे लेता है। आप उनसे बात करके और कंपनी की जो फैसिलिटी है उसके बारे में तफसीलन फिर भी आपने पूछ के आना है कि क्या क्या फैसिलिटी ये कंपनी हमें देगी। ग्रुप 4 जो कंपनी है वो पासपोर्ट अपने पास नहीं रखती, ना ट्रांसकार्ड रखती है। बाकी दो कंपनियों, उनका डाउट है, वो आपका जो पासपोर्ट अपने पास रखती हैं, लेकिन ये जो दो कंपनियां वो पासपोर्ट अपने पास नहीं रखती। तो ये कोई तफसील है। लेकिन जब आप आ जाओगे इधर तो आपको कंपनी के जरूर रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, उनको आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ोगे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ट्रांसगार्ड की या ग्रुप 4 की आपको स्टैंप लग जाती है 1 साल की, अगर आप उस कंपनी को छोड़ते हो 6 महीने से पहले वो स्टैंप लगा देंगे, तो फिर 1 साल आप दोबारा दुबई में नहीं आ सकते और ना ही आपको कोई जॉब और कंपनी दे सकती है। तो ये चीज़ें आपने पहले सोचनी है जब आपने इनका वीज़ा लेना है। अगर आप आ गए हो तो फिर आपने इनके साथ 2 साल का जो पीरियड है वो पूरा करना है। तो जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, ट्रेनिंग जब आपकी एडमिशन करवाएंगे सिरा सेंटर में, तो आपकी 6 दिन क्लास होएगी, उसके बाद 5 दिन क्लास होती है, छठे दिन आपका टेस्ट होता है। संडे को आई थिंक ये क्लास स्टार्ट होती है और थर्सडे को आपका टेस्ट होता है। तो उसमें जो क्वेश्चन है, जो सवाल आ सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको ये बताऊंगा कि 2 लैंग्वेज होती हैं, एक इंग्लिश एक अरबिक। तो जो टीचर होता है वो ज़्यादातर लेक्चर जो इंग्लिश में देता है। हाँ, किसी बंदे को अरबिक आती है जो, या वो अरबिक कंट्री का है, तो वो उनसे पूछ सकता है, और बुक में भी दोनों लैंग्वेज जो है वो मेंशन होती हैं, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और एग्जाम में भी 2 ही लैंग्वेज होती हैं, इंग्लिश और अरबी, आप किसी में भी आप टेस्ट अपना दे सकते हो। तो ओरल टेस्ट क्या होता है कि वो आपसे वेनसडे को ट्यूसडे को सॉरी क्वेश्चन करते हैं, कुछ जो उन्होंने पढ़ाया होता है कि क्या आपको समझ आई है नहीं आई, कुछ 3 से 4 सवाल पूछते हैं। तो उनका बताते नहीं है कि आपने किस तरह का जवाब दिया, कितने नंबर आपके आए हैं।
हालांकि वो जो पेपर होता है उसमें बताते हैं कि 30% जो नंबर हैं इससे लगेंगे, लेकिन बताते नहीं हैं कि आपने सही जवाब दिया है, कितने नंबर इसके आए हैं। वो बस पूछते हैं, फिर आपको बाहर भेज देते हैं, तो वन बाय वन आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये उनका तरीका था ओरल। उसके बाद जो रिटन टेस्ट है वो आपका होएगा कंप्यूटर के ऊपर। तो कंप्यूटर में वो आपको वेडनेसडे के दिन, एक दिन पहले आपको वो ट्राई देंगे, आप किस तरह आपने कंप्यूटर चलाना है, किस तरह आपने अपनी पिक्चर है वो खींचनी है। तो वो तरीका पूरा वो लोग बताते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है, वो आपको बता देंगे। तो टेस्ट ये है कि आपने कुछ लिखना नहीं है, ये ना ही आपको ये मसला होना चाहिए कि मैंने कुछ लिखना है या कितना लंबा सवाल होएगा। नहीं, सवाल इस तरह होता है कि एक सवाल लिखा होगा, उसके नीचे 3 ऑप्शन होंगे, तो आपने उन तीनों ऑप्शनों में से कोई एक चूज़ करना है। तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, टिक टिक लगाना है आपने, गलत कौन सा है सही कौन सा है यही आपने बस बताना है कि बस 3 जो ऑप्शन है इसमें से एक आपने क्लिक करना है कि ये करेक्ट है, बाकी 2 जो हैं वो रॉन्ग है। तो 1 घंटा टाइम होता है, 60 कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो आपने उसमें उस टाइम में ही वो हल करना होता है। उसके बाद आपने खुद ही सबमिट करना है। अगर आप लेट हो गए या आपने सबमिट नहीं किया तो आपको फेल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सबमिट नहीं होएगा, जमा नहीं होएगा। तो फिर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फिर टाइम के बाद आपको परमिशन नहीं देगा कि आप सबमिट करो। तो एक फिर आपका फिटनेस टेस्ट होएगा। फिटनेस टेस्ट में जो होता है वो ये है कि आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम में ये होता है कुछ चक्कर लगाने होते हैं आपने 6 सेकंड में, फिर उसके बाद टाइम आता है 7 सेकंड में, उसके बाद 9 सेकंड में। हाँ, पहले 9 सेकंड है, फिर है 7, उसके बाद 6। तो 9 में बंदा स्लो भी चल सकता है, 30 चक्कर हैं, ठीक है। तो आप हिसाब लगा रहे हैं 30 से 35 फीट का कुछ फासला होता है, 35 या 40 का लगा लें, तो इतना फासला होता है। तो आपने 9 सेकंड में एक चक्कर पूरा करना है। तो उसके बाद आता है जी आपका 7 सेकंड, वही सेम वही है। तो थोड़ा सा बंदे दौड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद 6 सेकंड वाले 3 चक्कर कुछ होते हैं तो लास्ट में, तो उसमें बंदे को थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि जो बंदा विलेज एरिया में या घरेलू एरिया में पला बड़ा है या किसी विलेज में या गांव में, तो उसको टेंशन नहीं होती। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं तो उनको थोड़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि वो लोग वॉक वगैरह ज़्यादा नहीं करते। तो आपको चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको दुश्वारी ना हो। ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा इतना ईजी भी नहीं है। तो आपको चाहिए कि उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए। अगर आप फेल हो गए हो तो 100 दिन फी या दोबारा आप जमा कराओ, तो उसके बाद आपको फिर चांस मिलेगा। फिर फेल हो गए हो तो फिर जमा कराओ, फिर आपको चांस मिलेगा। ये डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर, आपको दोबारा दोबारा भेजती है या नहीं भेजती। तो सम टाइम ये होता है कंपनियां बोलती हैं कि ठीक है आप खुद के पैसे जमा कराओ, 2 ट्रॉइयाँ या 3 ट्रॉई हमने करवा दी हैं, उसके बाद आप खुद पे करो उसका। तो सम टाइम कंपनी खुद कर लेती है, और सम टाइम ये भी होता है कंपनी बोलती है बस अभी कर जाओ, अभी कोई चांस नहीं है। इससे हमारी भी इंसल्ट होती है, कंपनी की इंसल्ट होएगी तो फिर कंपनी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए बेहतर है कि आप खुद को पहले से रिपेयर करो, थोड़ी सी वॉक वगैरह या वर्जिश वगैरह कर लो, ताकि कोई भी आपको दुश्वारी ना बने। तो जो रनिंग है उसके बाद आपका आता है जंप। तो जंप होता है 6 फीट कुछ, तो वो आपने वो जंप लगाना होता है। तो उसमें भी अगर आप हैवी हो तो थोड़ा जो वेट आपका लूज कर लो, अगर थोड़ा वीक हो तो थोड़ी सी जान बना लो। तो मसलन जो आपका टेस्ट है वो मीडियम होता है, ना इतना इजी है ना इतना सख्त है, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आप लोग आराम से कर लोगे। उसके बाद आपने जो वेट है वो कुछ पुल पुश करना होता है। मसलन पहले आपने पुश करना है, उसके बाद आपने पुल को करके वापस लेके आना है उसको। तो वो भी 7 फीट है कुछ, तो वो बंदा आराम से कर लेता है, उसमें आज तक कोई फेल नहीं हुआ। अगर कोई लड़के फेल होते हैं तो ज़्यादातर वो दौड़ में ही होते हैं या जंप में कोई एक आधा रह गया, लेकिन वह जो वेट है उसमें कोई भी नहीं फेल होता। तो फीमेल के लिए जो है वो 15 है चक्कर वगैरह जो राउंड होते हैं, और जो मेल है उसके लिए 13 है। तो इस तरह जंप जो है वो हाफ होता है, मेल के लिए 6 फीट कुछ है और फीमेल के लिए 4 फीट कुछ है।
उसके बाद जो वेट पुश पुल आपने करना है वो भी सेम है कि वो मेल के लिए 13 kg है और फीमेल के लिए 15 kg है। तो ये कुछ है, लेकिन ये है कि मेल का जो फिटनेस टेस्ट है वो अलहदा होएगा, फीमेल का अलहदा होएगा। ये डिपेंड है उनके ऊपर, वो फीमेल आपका टेस्ट लेती हैं या मेल। ज़्यादातर मेल ही लेते हैं, फीमेल का भी। तो लेकिन होता सेपरेट है, दूसरे लड़कों के साथ आपका टेस्ट नहीं लिया जाता। तो फीमेल और मेल का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। लेकिन क्लास जो है आपकी, जो टेस्ट है आपका रिटन टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर और जो ओरल टेस्ट है वो सब कुछ सेम होएगा, लेकिन जो फिटनेस टेस्ट है उसमें सिर्फ आपको सेपरेट किया जाएगा। तो ये बात होगी आपकी फ़िटनेस के बारे में, आपकी एग्ज़ाम के बारे में, आपकी क्लास के बारे में। ज़्यादातर जो टीचर होते हैं, एक टीचर है सिर्फ पाकिस्तानी मोहम्मद, उसके बाद जो दूसरे टीचर हैं वो ज़्यादातर अरबिक और फ़िलिपीन से हैं। तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आपको क्लास का पता चले किस तरह के सवाल होंगे, किस तरह आपने उनका जवाब देना है और किस तरह आपने उस सूरत को हैंडल करना है, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। ज़्यादा इजी लोग फेल हो जाओगे और ज़्यादा टफ भी नहीं है कि आप ज़्यादा टेंशन ले लो। तो बात करते हैं अभी क्वेश्चन किस तरह के होंगे। मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, मैं अभी आपके साथ वो इनके लिंक भी शेयर कर दूंगा जो तफसील से हैं, लेकिन मैं अभी जनरली आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना है, आपका फिटनेस टेस्ट भी, आपका क्लास का भी, आपका जो एग्ज़ाम वो भी। तो इसलिए मैं शॉर्ट आपको बताऊंगा। जो तफसील से वीडियो है फिटनेस टेस्ट के बारे में वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर जाके, और जो क्वेश्चन है वो भी तफसील से मैंने बताए हुए हैं। मसलन तफसील से जो वीडियो बनाई हुई हैं ये इसलिए दोबारा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक स्टेप में कुछ सब कुछ एक एक पॉइंट जो वो कवर करता जाऊँ। तो जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले आपको बताया जाएगा सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी है क्या, व्हाट इज़ सिक्योरिटी, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि आपने जो बिल्डिंग है प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है और लोगों की हिफाजत करनी है। मसलन प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रीमिस। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि आपने जो आपकी जो लोकेशन है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, मसलन जो भी चीज़ें उनकी हिफाजत करनी है, जो उधर लोग हैं उनकी हिफाजत करनी है, जो भी मसलन आपकी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो उनकी जान की आपने हिफाजत करनी है। जो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इतना सिंपल वो बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल इसलिए बता रहा हूँ आसान ज़बान में ताकि आपको पता चले कि आपने काम किस तरह करना है और किस तरह के सवाल होते हैं, एक्चुअली होता क्या। क्योंकि इतना इजीली और इतना आसान ज़बान में बहुत कम लोग बताते हैं, तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी बड़ी बला गिरने वाली है या कौन से मुश्किल सवाल आ सकते हैं या क्या हमने काम करना है। तो जो होता वही है जो आम जो वॉचमैन करता है, लेकिन ये थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड का आ जाता है जो थोड़ा सा ऑफिशियल होता है। बाकी काम वही है। जब आप प्रैक्टिकल में जाओगे, जब आप अपनी ड्यूटी पे जाओगे तो आपको यही चीज़ें नॉर्मल करनी पड़ेंगी। आप नॉर्मल जो चीज़ें वॉचमैन कर रहा है या एक पुलिस वाला कर रहा होता है, तो समझ लो कि ये मीडियम तबके का काम होता है जो जो दुबई सिक्योरिटी वाला है। तो इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। पहले वो बताएंगे व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी है क्या, फिर सिक्योरिटी ने काम क्या करना है, फिर आपकी जॉब के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मसलन आप जिस लोकेशन में काम कर रहे हो तो आपने वो चीज़ें रिजर्व करनी है, कोई भी गलती नहीं हो रहा, कोई भी इस तरह का अनलीगल बंदा तो नहीं बिल्डिंग में इंटर हो रहा, या कोई इधर अराउंड कोई चक्कर तो नहीं लगा रहा जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे आपकी लोकेशन के मतलब, चाहे वो लोगों के लिए हो या आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो बिल्डिंग है, जो मॉल है, जो जो भी लोकेशन है आपकी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अनअथराइज बंदा या कोई रॉन्ग बंदा जो आपके लिए मुश्किल बन सकता है आपकी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि हर चीज़ को रिजर्व करते रहना, देखते रहना, कोई भी इस तरह का हैपन ना हो। अगर इन केस कोई हैपन हो जाता है, ये 3 नंबर पे आता है, पहले सिक्योरिटी, उसके बाद आपने रिजर्व करना है, फिर तीसरे नंबर पे अगर कोई मसला बन जाता है तो आपने उसके मतलब आपका एक्शन क्या होएगा, आपने किसको रिपोर्ट करना है, किसको बताना है, क्या आपका प्रोसीजर है। फर्स्ट टाइम आप किसको बताओगे, सेकंड टाइम आप किस टाइम किसको बताओगे, आपकी बताने का तरीका कि आपने रिपोर्ट किस तरह करनी है, रिपोर्ट के मतलब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, कौन कौन से आपने जो टूल है वो यूज़ करने हैं रिपोर्टिंग के मतलब। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इश्यू हो जाता है
तो आपने उस जो इशू है उसको कैसे कवर करना है। सबसे पहले आपके पास पेन और बुक लाजम होनी चाहिए। छोटी बुक जो है पॉकेट बुक होती है वो आपके पास लाजम होनी चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, ताकि कोई भी इस तरह का इशू हो तो आपको आसानी हो को उसकी जो लोकेशन है उसको नोट करना, टाइम को नोट करना, मसले के बारे में तफसील से अपने पास लिख लेना, ताकि आप जब आपकी रिटर्न रिपोर्ट बनाओ या आप अपने सुपरवाइज़र को या अपने मैनेजर को उस इशू के बारे में बताओ तो आपको पता चले कि मैंने ये चीज़ें मेंशन करनी है, ये इशू हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है, मसलन गाड़ी दो टकरा जाती हैं पार्किंग एरिया में या आपके इंटरेस्ट एरिया में, तो आप उनके पास अगर हैंड बुक पॉकेट बुक आपकी नहीं होएगी या पेन नहीं होएगा तो आप उनकी गाड़ियों के नंबर, आप उनके कलर, आप उनके मॉडल या जो बंदे जो लोग हैं उनके तफसील, उनका मोबाइल नंबर, नाम, कंपनी वगैरह, ये जो तफसील ली जाती है डिटेल, तो आप किस तरह लेगो। तो कोई भी इस तरह का बंदा नहीं होता कि वो हर चीज़ एकदम याद रख सके। तो बेहतर यही होता है कि आपके पास ये चीज़ें हों ताकि आप नोट कर सको कि ये गाड़ियाँ थी इस पार्किंग में खड़ी थी, ये फ्रंट पार्किंग है, बैक पार्किंग है, बेसमेंट है, या कौन कौन सी अलाट में ये खड़ी थी, किस तरह का इशू हुआ, फिर गाड़ियों के नंबर क्या है, इनका कलर क्या है, इनका मॉडल क्या है, और कौन से ऑफिस में ये जाना चाहते थे लोग, और किसके साथ इनकी मीटिंग थी, इनका नाम क्या है, इनकी कंपनी का नाम क्या है। तो ये जो डिटेल होती है, डेट कौन सी है, टाइम कौन सा था, तो ये डिटेल आपके पास अगर आप नोट नहीं करोगे तो आपको फिर अपने ऑफिसर को या अपने जो बॉस को बताना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि आप उसी टाइम इस चीज़ को नोट करो। और आपके पास ऑल टाइम, ये आपने याद रखना है, ऑल टाइम अगर आप ड्यूटी पे हो तो मोस्टली कंपनी आपको रेडियो प्रोवाइड करती हैं। मोस्टली ज़्यादातर कंपनियां जो होती हैं सिक्योरिटी के आपको रेडियो प्रोवाइड करती हैं कि आपने एप्लीकेशन में रेडियो अपने पास रखना है, चाहे वो नाइट शिफ्ट है, चाहे डे शिफ्ट है, चाहे उधर लोग हैं या नहीं हैं। आपको नहीं पता कि किस टाइम कोई मसला बन जाए, तो बेहतर यही होता है कि आपके पास रेडियो हो, आप उसी टाइम अपने ऑफिसर को, अपने बॉस को इन्फॉर्म कर सको कि ये इशू इस जगह में हो गया है, बताओ भी और आप खुद भी नोट करो। फिर आप अपनी जो नोटबुक है उसमें भी अपनी रिपोर्ट वो दर्ज करो रिकॉर्ड के लिए। तो अभी तो ये भी चीज़ें चल रही हैं कि ईमेल वगैरह या व्हाट्सएप में रिपोर्ट की जाती है बॉस को, क्योंकि पहले तो ये सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी ये रिपोर्टिंग सिस्टम जो व्हाट्सएप पे ज़्यादा चल गया, तो आप व्हाट्सएप में भी आप अपने बॉस को बता दो ताकि उसको पता चले कि ये इशू हो गया है। या कोई और भी इस तरह का कोई इशू हो सकता है, मसलन एसी की लीकेज वगैरह या कुछ डैमेज वगैरह या फायर वगैरह, तो आपको चाहिए कि इस डिटेल को नोट करके रखें और उसके बाद अपनी रिपोर्टिंग में भी दर्ज करें, आपकी डेली रिपोर्ट है उसमें। उसके बाद अपने बॉस को इसके बारे में बताएं कि ये इशू हो गया और इसका मसले का हल क्या है और किस तरह मैंने इसको डील करना है। अगर आप खुद कर सकते हो ठीक है, और नहीं कर सकते तो फिर बॉस से उसका जो सोल्यूशन आप पूछ सकते हो। तो उसके बाद आता है जी, आपने जब रिपोर्टिंग कर ली है तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्या है, आपने अगर इनकेस फायर हो गया तो फायर में आपका काम क्या है। फॉर एग्जांपल आपको लोकेशन में फायर है, आप जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हो, मसलन फायर हो गया सेकंड फ्लोर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइव पे, वाट एवर किसी भी फ्लोर पे हो गया है, तो आपने उसको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह देखना है, किस तरह आप चेक कर सकते हो कौन से फ्लोर में है, और फ्लोर चेक करोगे, उसके बाद जो एरिया है वो चेक करोगे कौन से एरिया में है, कौन से रूम में है और किस कैटेगरी का फायर है। तो ये तरीका जो है वो आप चेक कर सकते हो। आपने जो कंट्रोल रूम में जो पैनल लगा होता है फायर पैनल, उसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो कि ये फायर कौन से फ्लोर में है, कौन से ब्लॉक में है और कौन से रूम में है। तो वो जो आपका फायर पैनल है वो आपको बता देता है कि आप जब उसकी डिटेल में जाते हो तो आपको बता देता है। अभी जो फायर पैनल है वो डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, तो ये जब आप किसी भी लोकेशन पे जाओ, मसलन आप किसी भी बिल्डिंग में नए जा रहे हो, किसी मॉल में नए जा रहे हो, अगर आपकी ड्यूटी कंट्रोल रूम में है, सम टाइम तो ये होता है कि जो फायर पैनल है वो कंट्रोल रूम में फिक्स होता है, सम टाइम ये होता है कि वो लॉबी में फिक्स होता है, सम टाइम ये होता है कि वो उसको
किसी भी एलवी रूम में या इलेक्ट्रिकल रूम में फिक्स कर दिया जाता है। ये डिपेंड होता है कि जो मैनेजमेंट है जिसने बिल्डिंग बनाई है या जो पहले मैनेजमेंट थी उन्होंने जो सिस्टम लगाया है। लेकिन मोस्टली होता है रिसेप्शन के पास जहाँ पे सिक्योरिटी वाला बैठा होता है या कंट्रोल रूम में होता है। तो उसमें ये होता है अगर कंट्रोल रूम में है तो सम टाइम मसलन बड़ी बिल्डिंग है तो कंट्रोल रूम में एक सिक्योरिटी वाला होता है, वो सब कुछ डील कर लेता है। वो अपनी रेडियो में अपने ऑफिसर को, सुपरवाइजर को या जो उसके कलीग हैं उनको बता देता है कि ये इशू हो गया, आप जाके थोड़ा चेक कर लो। तो सम टाइम ये होता है कि आपको खुद चेक करना पड़ता है। आप रिसेप्शन में बैठे हो, आपकी रिसेप्शन की बहुत ड्यूटी है तो आपको खुद चेक करना पड़ता है। तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है। ये आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा कि आपने किस बिल्डिंग में काम कर, आपने कंट्रोल रूम उसके पैनल के बारे में लाजम मालूमात रखनी है। जो भी कंपनी फायर वाली काम कर रही है उधर, तो उनसे आपने पूछना है कि इसको किस तरह आप चेक कर सकते हो, क्या सूरत हाल है, क्योंकि फायर पैनल हर जगह में एक तरह का नहीं होता। तो आपको जो ये जानना ज़रूरी है कि फायर पैनल से आप किस तरह लोकेशन चेक कर सकते हो, किस तरह उसको म्यूट कर सकते हो, किस तरह अगर वो अलार्म दे रहा है तो आप उसको साइलेंट किस तरह करोगे। तो सबसे पहले यही होता है कि आपने जब भी आपको बीप आती है पहले कुछ सेकंड की, 30 सेकंड की या सम टाइम 15 सेकंड की, तो आप उसको साइलेंट करोगे। उसके बाद देखोगे कि ये फायर है या वैसे फॉल्ट है कुछ। अगर फॉल्ट है तो फिर इतना इशू नहीं, आप मेंटेनेंस टीम को बता सकते हो, वो हल करेंगे। अगर फायर है तो ये डेंजरस होता है, तो आपने उसको मुकम्मल वेरीफाई करना है, देखना है कौन सी लोकेशन में है, कौन से फ्लोर में है, कौन सी जगह में है। तो आप पहले खुद भी अप्रोच कर सकते हो। बड़ा फायर है तो वो तो पता चल ही जाता है। अगर छोटा फायर है तो आप खुद भी अप्रोच करो या अपने जो क्लिक है उसको भेजो, वट एवर जिसको भी आपने इन्फॉर्म करना है। ज़्यादातर यही होता है कि बंदा खुद ही जाकर चेक करता है। तो आपने चेक करना है किस कैटेगरी का फायर है। और जब आप चेक कर लोगे तो आपने कंट्रोल किस तरह करना है। अगर फायर वाकई है तो आपने ये चेक करना है किस कैटेगरी का फायर है, इलेक्ट्रिकल फायर है या वुड पेपर का है, कुछ भी। तो नॉर्मल जो फायर होता है वो आप उसके मुताबिक अपना जो सिलेंडर है वो यूज़ करो। अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आपको समझ आया कि आप इसको कर सकोगे या आपके इतना बिलीव है कि छोटा फायर है तो आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपने तब सिलेंडर यूज़ करना है। या पेपर वर्क है तो आप कुछ वाटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन केस ये आप समझते हो कि ये फायर बड़ा है या आपके कंट्रोल से बाहर है, तो आप अपने ऑफिसर को बता के इसी टाइम आप फायर ब्रिगेड को कॉल करो ताकि वो आके उस सूरत हाल को कंट्रोल करे। अगर इन केस छोटा फायर है, मसलन इतना बड़ा इशू नहीं है, अभी से स्टार्ट हुआ है, कोई स्मोक है, सम टाइम ये भी होता है कोई जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से ही वो जो स्मोक डिटेक्टर है वो धुआं वगैरह खींचता है, तो उससे भी फायर अलार्म आ जाता है और पैनल में फायर दिखाया जाता है। या सम टाइम ये होता है कोई विंडो वगैरह उस रूम की ओपन रह गई है तो बाहर से जो हवा आती है वो गर्म हवा भी हो सकती है, तो उससे भी स्मोक डिटेक्टर फायर दिखाता है। या सम टाइम ये होता है कि रूम बंद है तो उसको किसी ने खोला नहीं है तो रूम में हीट बन गई है, तो उसकी वजह से भी ये जो है फायर अलार्म दिखाता है। तो ये चीज़ें हैं। या कोई वर्कर काम कर रहा है तो सीलिंग का काम कर रहा है या क्लीनिंग का कुछ कर रहा है तो डस्ट बनी है, तो उसकी वजह से भी ये जो स्मोक डिटेक्टर है वो ये चीज़ें देख के फिर भी वो अलार्म दे देता है। तो आपको चाहिए ये चीज़ें वेरीफाई कर लेना बिफोर आप किसी बड़े इशू को सामना करने की कोशिश करो। मसलन आप पहले ही चेक करने से पहले या फायर ब्रिगेड को या अपने ऑफिसर को बता दो कि भाई फायर हो गया। इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि हर बिल्डिंग में दुबई में जो फायर का सिस्टम लगा होता है, तो इतनी जल्दी इतना इशू बनता नहीं है। आपको पैनिक होने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर जगह में सिस्टम लगा होता है। तो ये बहुत कम चांस होता है कि एकदम ही बड़ा फायर जो है वो आपके सामने आ जाए, बड़ा फायर बन जाए, जो बहुत कम होता है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि हीट की वजह से, स्मोक की वजह से या डस्ट की वजह से कुछ मसला बन जाए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये शार्टली है, लेकिन तफसील से मैं आपको साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जो आपको बताएगी कि आपने सिलेंडर कौन सा यूज़ करना है, किस कैटेगरी का फायर है, सिलेंडर किस कलर का है, और किस तरह, मतलब पूरी तफसील के साथ आपको वो मैं वीडियो दूंगा जो आपको मुकम्मल A to Z इंफॉर्मेशन देगी, क्योंकि हर चीज़ इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। तो उसके बाद आपका आता है जी, आपने जो इमरजेंसी है उसके टाइम आपने क्या करना है। मसलन फायर है
तो फिर आप पब्लिक को कैसे बाहर निकालोगे, कौन कौन से आपने टूल यूज़ करने हैं। जो लोग टॉप में हैं, मसलन 6 में 7 में 10 फ्लोर में है, उससे ऊपर हैं, या लोगों को पता नहीं है कि फायर हो गया, या उधर अलार्म नहीं, मसलन अलार्म की आवाज़ नहीं है, लोग कंफ्यूज हैं कि फायर है या नहीं है। तो जो आप हो, आपका काम है, आप कंट्रोल रूम में हो या रिसेप्शन पे हो, तो आपका काम है कि आप उन लोगों को, अपने टीम को इस काम पे लगाओ कि वो लोगों को जाके ऑफिस में बताएं कि फायर हो गया, आप बिल्डिंग छोड़ दो, आप ऑफिस से बाहर चले जाओ, ताकि कुछ बंदा भी इंजर्ड ना हो, कोई कोई मरे नहीं। तो आपका ही काम है कि लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना, जो इमरजेंसी डोर हैं वो ओपन करना, लोगों को बाहर निकालना स्टेयर केस के जरिए। फायर के दौरान आपने एलिवेटर यूज़ नहीं करने देनी, वैसे भी फायर के टाइम एलिवेटर बंद हो जाती है, वो काम नहीं करती। इन केस कुछ ऐसा इशू हो जाता है, फायर जो जो एलिवेटर है काम करती है, फिर भी आपका काम है कि आपने लोगों को एलिवेटर यूज़ करने नहीं देनी, आप लोगों को स्टेयर केस के ज़रिए ही बाहर निकालोगे। और जो इमरजेंसी डोर हैं जितने भी हैं, फ्रंट है, बैक है, उससे आप लोगों को बाहर निकाल के जो असम्बली हॉल है उसमें आप सबको जमा करोगे। तो आपने जो लोगों की सेफ्टी है उसका लाजम ख्याल रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस कोई बंदा अंदर रह गया है, कुछ भी किसी वजह से उसको इशू हो गया, तो ये सिक्योरिटी के ऊपर आता है। फिर सिक्योरिटी के बाद फिर आपको पता ही है, सिक्योरिटी कोई कंपनी के ऊपर आएगा, फिर मैनेजमेंट पे जो लंबी गेम हो जाती है। तो इससे आपको बचने के लिए बेहतर है कि आप टाइम पे ही एक्शन इस चीज़ का लो। अगर इन केस कुछ लीकेज वगैरह हो जाती है, तो मसलन एक एसी की लीकेज है या सीलिंग टूट जाती है, जो कुछ भी इस तरह का इशू है इमरजेंसी में जो आते हैं, तो उसमें आप अपने ऑफिसर को बताओ, अपनी मैनेजमेंट को बताओ। अगर आप ही उस एरिया के इंचार्ज हो तो आप जो बिल्डिंग मैनेजर है उससे कम्युनिकेशन करो, जो मेंटेनेंस टीम है जो मेंटेनेंस कंपनी पर काम करती है उसके साथ कम्युनिकेशन करके उस मसले को हल करो, ताकि उसका उसका सदबाब निकाला जाए। अगर इन केस आप लोग नहीं बताते तो फिर सिक्योरिटी की जो जॉब है वो खतरे में पड़ती है, सिक्योरिटी वाले के ऊपर ही आता है, क्योंकि सिक्योरिटी का काम है फर्स्ट एक्शन लेना। तो इस तरह की कोई भी जो सूरत हाल है कंट्रोल करना आपकी काम है। फिर उसके बाद आपको, अगर रिसेप्शन में बैठे हो तो विजिटर डील करना, जो लोग आते हैं विजिट करने के लिए, किसी भी बंदे को मिलने के लिए, तो उनकी एंट्री अच्छे तरीके से करना, उनको चेक करना, कोई भी अनऑथराइज बंदा इस तरह का ना आए जिसकी परमिशन ना हो अंदर। सम टाइम ये होता है ऑफिस वाले बोलते हैं कि कोई भी विजिटर ऊपर अलाउ, हमारे ऑफिस में अलाउ नहीं है, तो आप किसी को नहीं भेजना। सम टाइम ये होता है कि ठीक है भेज देना। तो ये डिपेंड होता है मैनेजमेंट के ऊपर, वो किस तरह की आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है, तो आपने उसको ही फॉलो करना है। उस बंदे का नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका कौन से ऑफिस में जा रहा है, और उसका टाइम वगैरह आपने नोट करना है। अगर कोई फूड वाला है तो सेम मसलन उसकी भी आपने एंट्री डालनी है, कोई फूड ऊपर लेके जा रहा है, या कौन से ऑफिस में जा रहा है, कौन सी इसकी कंपनी है, और इसकी डिटेल वगैरह आपने चेक करनी है। कोई भी मसलन ऑफिस में सम टाइम ये होता है कि ऑफिस वाले परमिशन नहीं देते, कोई बंदा सीवी ड्रॉप करने के लिए आए ऑफिस में, तो आपने उसको भी रोकना कि आप सीवी ड्रॉप करने के लिए ऑफिस में नहीं जा सकते। ये डिपेंड होता है जो आपके ऑफिस हैं वो आपको किस तरह के इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आपने उनको ही फॉलो करना है। उसके बाद आता है जी, आप किसी भी बंदे को जो नए बंदे होते हैं सिक्योरिटी वालों के साथ ये मसला बनता है, उनको पता नहीं होता कि जो भी ऑफिस है किसी भी बिल्डिंग में हो, तो उसमें जो एनिमल हैं, जो कैट डॉग वगैरह या कोई और भी इस तरह का कोई भी एनिमल अलाउ नहीं होता ऑफिस के अंदर। तो जो नए बंदे होते हैं सिक्योरिटी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यार ऑफिसर आ गया है, ऑफिस में काम भी करता है, ये डॉग लेके आ गया या कैट लेके आ गया या कोई भी इस तरह का और एनिमल लेके आ गया कि मैं इसको अलाउ करूँ या ना करूँ। तो किसी भी ऑफिस में ये चीज़ें अलाउ नहीं होती, आप किसी को परमिशन नहीं दे सकते, चाहे वो बॉस है, चाहे वो नॉर्मल बंदा है ऑफिस वाला, तो आप किसी को इससे परमिशन नहीं दोगे कि वो इस तरह के एनिमल वगैरह अंदर लेके जाए। तो इसको सख्ती से आपने रोकना है। अगर आपसे वो मना नहीं हो रहा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप अपने ऑफिसर से कम्युनिकेशन करके भी इस मसले का हल निकाल सकते हो। अगर आप पार्किंग ट्रस्ट पे खड़े हो या मेन ट्रस्ट पे खड़े हो, तो आपका काम है गाड़ियों को चेक करना। कोई भी
अनऑथराइज जो व्हीकल है वो अंदर नहीं आए। मसलन बेसमेंट एंट्रेंस में ये होता है कि जो गाड़ियाँ अलाउ हैं उनको ही छोड़ना, जिनके पास हैं या जिनको टेम्परेरी पार्किंग इशू की गई है तो उनको चेक करना। आप नए हो तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन सी गाड़ी है, कौन कौन सी ऑफिस की गाड़ी है, कौन सी बेसमेंट की गाड़ी अलाउ है, कौन से नंबर के ऊपर अलाउ है। तो ये चीज़ें चेक करना। सम टाइम ये होता है कि उनको टेम्परेरी अलाउ की जाती हैं, तो आपके पास डिटेल होनी चाहिए कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक ये गाड़ी अलाउ है, तो उसका भी अंदाज करना आपका काम है। अगर आप मेन गेट पे हो या लोडिंग गेट पे हो तो आपका काम है जो गाड़ियाँ अंदर आ रही हैं विजिटर की, उनकी तफसील लिखना, उनका नंबर, उनका कलर, उनका मॉडल, बंदा कौन सा है, उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, डेट और टाइम वगैरह ये नोट करके आपने उनको भेजना होता है। जो पार्किंग आपको दी जाती है विजिटर पार्किंग, उसको मैनेज करना। मसलन सम टाइम ये होता है कि ऑफिस वाले बोलते हैं कि मेरी दो पार्किंग है, आप मेरे दो विजिटर अंदर अलाउ कर सकते हो या इससे ज़्यादा नहीं, या मेरा विजिटर नहीं है, मेरी पार्किंग खाली रहनी चाहिए। सम टाइम ये होता है कि जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है वो बोलती है कि सबको आपने साथ लेके चलना है, तो आप सिक्योरिटी काम है कि उसकी चीज़ को मैनेज करना, उसमें आपने विजिटर को मैनेज करना होता है। उस टाइम में आपने जो डिलीवरी वाले लोग होते हैं, जो वाटर वगैरह या फूड वगैरह या ऑफिस में कुछ टी वगैरह की कुछ डिलीवरी करने आ गए हैं या कुछ भी इस तरह की डिलीवरी जो सिंपल ही होती है, जो गाड़ी जो ड्राइवर पार्क करके चला जाता है और फिर खुद ही कैरी करके वो सामान ऊपर ले जाता है, या पानी वाली ट्रॉली है, तो वो ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ये ज़्यादातर जो लोडिंग गेट है, जो बैक गेट है, जो सर्विस डोर होता है उससे ये चीज़ें जाती हैं, सर्विस लिफ्ट यूज़ की जाती है। तो उसका चीज़ का ख्याल रखना भी एक सिक्योरिटी वाले का काम है कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर वे से ही जाने दे। जो लोडिंग ट्रक वगैरह आ रहे हैं, मसलन जिस जगह में आप काम कर रहे हो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई ऑफिस नया बन रहा है या कोई ऑफिस तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे भी जो ट्रक है जो बी पिकअप वाला आया तो उसका भी आपने चेक करना है, इसको परमिशन है, ये अथराइज अंदर है या नहीं है, या ये जो जिस कंपनी के लिए आया है वो कंपनी इधर काम कर रही है या नहीं काम कर रही। जो कंपनियां काम कर रही हैं उनसे वेरीफाई करके कंफर्म करके आपने उस ट्रक को छोड़ना है। जो उसका एरिया है लोडिंग एरिया, उसमें ही वो खड़ा करेगा और उसके बाद वो सर्विस एरिया, सर्विस लिफ्ट, सर्विस डोर ही वो यूज़ करेगा। जो कंपनी काम कर रही है उसकी डिटेल चेक आपने नोट करनी होती है कि ये जो कंपनी काम कर रही है इसके वर्कर कितने हैं, उनका नाम क्या है, कौन से ऑफिस में काम करेगी, कौन से फ्लोर में काम करेगी, क्या काम करेगी, कितने टाइम से कितने टाइम तक काम करेगी, उसकी परमिशन लेना, उसकी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिसर को, जो जो बिल्डिंग मैनेजर उसको देना भी आपके ही काम है एज ए सिक्योरिटी। ज़्यादातर सिक्योरिटी वाला जो होता है मेन गेट पे या वो सिक्योरिटी वाला जो बैक सर्विस डोर पे होता है, तो ये चीज़ें वो ही डील करता है। तो आपका काम है कि जब वो काम करें उनकी सेफ्टी का, जो बिल्डिंग सेफ्टी उसका ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का, उनके शूज़, उनके हेलमेट, उनका सेफ्टी बेल्ट वगैरह। सम टाइम ये भी होता है कि बिल्डिंग बोलती है कि यूनिफॉर्म के बिना नहीं आने देना, तो यूनिफॉर्म कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करे उसका, या उनकी एंट्री वगैरह डालना, उनका एमरेस आई डी वगैरह लेना, या सम टाइम बोलते हैं कि नहीं लेना तो उनको पास इशू करना। ये चीज़ें भी सिक्योरिटी के अंडर में आती हैं। उसके बाद आती है कि आपने चीज़ें चेक करनी, मसलन जो वर्कर काम करें, रेगुलर क्लीनर वगैरह या कुछ और प्लांट वगैरह के लोग या और मेंटेनेंस वाला के, तो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन होती है उनको चेक करके भेजना और चेक करके ही उनको अंदर इंटर करना। तो ये चीज़ें भी चेक एंड बैलेंस करना ही सिक्योरिटी का काम है कि बंदों को चेक करे डेली बेस के ऊपर, इन टाइम और आउट टाइम में भी उनकी एंट्री डालो। तो ये भी एक सिक्योरिटी के ही काम में आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। ये जो जिस तरह के आपको सवाल आ सकते हैं जो आपने काम करना है, और ये जो चीज़ें सिक्योरिटी के मतलब हैं, ये मैंने एक वीडियो में कवर करने की कोशिश इसलिए की है कि ताकि आपको एक ईज़िली ज़ुबान में बताऊं कि जो सिक्योरिटी का एक्चुअली काम हो वो है क्या, उसको क्या काम करना पड़ेगा और कौन कौन सी चीज़ों का उसको ख्याल रखना पड़ेगा और किस तरह की आपकी जो ड्यूटी है वो हो सकती है। क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो सिंपल ज़बान में बताते हैं, जो इजी ज़बान में बताते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज करना चाहते हैं, तो इससे बहुत से बंदे डर के इस जॉब में आते नहीं हैं और फिर वो अपनी जॉब लूज़ कर बैठते हैं, या जो काम कर रहे हैं वो भी
फिर पैनिक होके छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आती कि किस तरह की ये सूरत हाल है। कोशिश करो कि जो चीज़ें हैं उनको आसान करने की कोशिश करो, जो इजी तरीके से उनको हल करने की कोशिश करो, ताकि कोई भी मसला इस तरह का ना बने जो आपको आपको मुश्किल बनाए। तो जो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी कोर्स में वो यही होंगी। आपको एक्सेस कंट्रोल के बारे में, क्राउड कंट्रोल के बारे में, बिल्डिंग की सेफ्टी के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, फायर के बारे में, ये ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं सिक्योरिटी में। तो आपको कुछ भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल काम है। जो भी पाकिस्तान में काम लोग उसको बोलते हैं चौकीदार या वॉचमैन, तो इधर सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं। काम वही है, थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है, आपने यूनिफॉर्म डाल के रखना होता है। पाकिस्तान में ये होता है यूनिफॉर्म कोई नहीं डालता, बस वो एक उनके पास गन होती है या स्टिक होती है। तो इधर ये चीज़ें नहीं होती कि आपको एक प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ता है। काम वही होता है, उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है कि कोई डिफ़िकल्ट हो, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑफिशियल तरीके से बनाया जाता है, ऑफिशियल तरीके से दिखाया जाता है कि आगे, ताकि पता चले कि ये ऑफिशियल और प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। तो आपको एक दोबारा से मैं बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि अगर आप किस बिल्डिंग में काम कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी लोकेशन होंगी, क्या क्या काम होगा। आप किसी भी ऑफिस बिल्डिंग में फॉर एग्जाम्पल काम कर रहे हैं, तो उसमें एक फर्स्ट लोकेशन आपकी आएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में आपने गाड़ियाँ इन आउट करनी है, ठीक है। जो बंदे आ रहे हैं उनकी एंट्री डालनी है। उसके बाद जो कंपनियां काम करने के लिए आ रही हैं उनकी एंट्री डालनी है। जो रेगुलर आ रही हैं उनकी, या जो नई है कंस्ट्रक्शन वगैरह की या क्लीनिंग वगैरह, मसलन जो भी काम करने के लिए आती है उनकी आप एंट्री डालनी है। उसके बाद आती है पार्क इंटरेस्ट। पार्क इंटरेस्ट में अपनी गाड़ी कंट्रोल करनी होती हैं कि जिन गाड़ियों की परमिशन है, जो अथराइज गाड़ी हैं उनको छोड़ना, जो अनअथराइज है उनको नहीं छोड़ना। जिन कुछ लोगों के पास कार्ड होते हैं, कुछ के पास रिमोट होता है, कुछ को जस्ट आपने वैसे ही चेक करना होता है कि आपके पास उसकी डिटेल होती है, आपने वेरीफाई करके उसको अंदर छोड़ना होता है। तो ये काम जो है वो आपने बहुत जल्दी करना होता है, ताकि कुछ मसला ना बने। सम टाइम ये होता है कि जो भी ऑफिस वर्कर है उसको आप ज़्यादा टाइम तक खड़ा करते हो, या उसको ज़्यादा पूछताछ करते हो, या आप स्लो काम करते हो, वो गुस्से हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि स्मार्ट वर्क करना, जल्दी करना, ताकि कोई भी दुश्वारी ना बने। उसके बाद रिसेप्शन आता है। रिसेप्शन में आपने विजिटर की एंट्री वगैरह डालनी होती है। जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उनकी जो छोटी मोटी डिलीवरी वगैरह आती हैं उनकी एंट्री डालनी है, और चेक करना है कोई भी अनअथराइज बंदा अंदर जाने की कोशिश ना करे। तो उसमें आपका फायर पैनल आपने डील करना होता है, एलिवेटर वगैरह डील करनी होती हैं, और बिल्डिंग का देखना होता है एसी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई सीलिंग में डैमेज है या नहीं है, या उधर कोई जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, और जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है आपका कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम ने आपने चेक करना होता है हर चीज़। कंट्रोल रूम बहुत डेंजरस जॉब है बहुत इजी लेकिन डेंजरस है। इसमें पैनल भी लगा होता है सम टाइम। इसमें आपको कैमरे वॉच करने पड़ते हैं। मसलन कोई भी इस तरह का गलत आप काम देखते हो, गलत हरकत देखते हो, चाहे वो ऑफिस वर्कर को कर रहा है, चाहे वो आपका सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है, चाहे क्लीनिंग वाला कर रहा है, चाहे कंस्ट्रक्शन वाला कर रहा है, तो इन चीज़ों को देखना भी आपका ही काम है। सम टाइम ये होता है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट बोलती है कि हमें ऑफिशियल बंदा चाहिए जिसके पास कोर्स हो सीसीटीवी का, वो ही काम करे। सम टाइम बोलते हैं कि ठीक है कोई भी कर ले, और सम टाइम जो सुपरवाइजर है वो ये काम करता है। तो ये जो कंट्रोल रूम की जॉब है उसको आपने करना होता है। मतलब कैमरे चेक वगैरह करना, सम टाइम आपको रिकॉर्डिंग मतलब जो चेक करनी पड़ सकती है उसका आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग किस तरह चेक करनी है। कोई आपको बोलता है कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसका रिकॉर्ड चाहिए, तो वो रिकॉर्ड आपने किसी भी अनअथराइज बंदे को नहीं देना, किसी भी अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना, किसी भी इस तरह के बंदे के साथ शेयर नहीं करना जो बिल्डिंग से ताल्लुक़ ना रखता हो, जो मैनेजमेंट से ताल्लुक़ ना रखता हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ये अपने बॉस के साथ शेयर कर सकते हो, बिल्डिंग मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हो। जो बिल्डिंग मैनेजमेंट का बंदा जो बिल्डिंग चला रहा है, हर बंदे से नहीं, हर बंदे से नहीं जो ऑफिस में काम कर रहा है, जो बिल्डिंग चला रहा है उसके साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी कंपनी का जो सीनियर है उसके साथ, हर बंदे के साथ नहीं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आप किसी भी लोकेशन में काम कर रहे हो, जो भी इधर की इन्फॉर्मेशन है आप किसी भी अहरे गहरे बंदे से शेयर नहीं कर सकते। जस्ट वो आपके बॉस के लिए, आपके बॉस को शेयर कर सकते हो, अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उससे शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब होती है। तो बहुत ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम कोई भाई जो सिक्योरिटी वाला है वो मजाकली या वैसे ही
ना जानते हुए इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, फिर उसके लिए मसला बहुत बनता है, क्योंकि एक तो बिल्डिंग की सेफ्टी होती है, दूसरा आपकी कंपनी की पॉलिसी होती है, तो तीसरा गवर्नमेंट बोलती है कि आपने जब भी किसी भी जगह में काम कर रहे हो तो आपने उनकी जो चीज़ें हैं उनको सिक्योर करना है, उनकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपने कोई भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर नहीं करनी। क्राउड कंट्रोल होता है, मसलन अगर कुछ मसला बन गया, क्राउड कंट्रोल में कोई फायर हो गया, कुछ मसलन इशू हो रहा है, फाइट हो गया बंदों के दरमियान, तो उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं करे तो आपका काम है अपने ऑफिसर को बताओ, फिर उसके बाद लंबा इशू है तो पुलिस को फिर आप बुला के उसको कंट्रोल करवा सकते हो। अगर कुछ इशू बन गया तो फायर का या एक्सीडेंट हो गया गाड़ियों का आपस में, या गाड़ी किसी के साथ टक्कर मार दी, या पिलर आपका इसके साथ, या इस तरह कोई भी इशू है तो उसका रिकॉर्ड रखना, उनके जो एविडेंस है उनको सेव करना, उस एरिया को सिक्योर करके रखना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, आपको मदद देगी। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल आपको सवाल बताऊँगा कि जो आपने याद करने हैं, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम के बारे में, जो एग्ज़ाम आपका किस तरह होगा मुकम्मल तफसील से आपको मैं बताऊँगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें, क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रगल की है तो आपको भी चाहिए कि चैनल का ख्याल रखो। और जो आपके कमेंट्स हैं वो भी आपने ज़्यादा करने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी फीडबैक, कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं आई, या इसमें आपको कोई इशू है, या आपको कोई और मसला भी पूछना है तो आप यहाँ पे रेस कर सकते हो आपका क्वेश्चन जो है। तो मैं आपको आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने की लाजम कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ और भी इवेंट सिक्योरिटी के बारे में, क्लब बाउंसर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वीज़े के बारे में चाहिए, आपको वीज़ा चाहिए, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांसर वीज़ा जिसको बोला जाता है, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम आपके लिए वो भी ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कंपनी की वीज़ा चाहिए पाकिस्तान से खुसूसन या इंडिया से, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कोई भी इस तरह का इशू हो तो हमारे साथ आप लोग शेयर किया करो, ताकि हम आपकी हेल्प करें, और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एक अच्छा मुस्तकबिल बनाओ। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अपने कमेंट्स का इज़हार लाजम करना। आपका कमेंट्स मेरे लिए हौसला अफजाई होता है, और मुझे पता होता है कि मैंने जो स्ट्रगल की है उसका कुछ किसी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, तो उससे ही मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को इस जो वीडियो है उसका, इस ट्रेनिंग का कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त नदीम चट्ठे को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक।